हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित शिक्षण के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, गणित का आधार है संख्या, मापन, संख्याएं या उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? या अलंकारिक है, या तार्किक है, या कठिन है, या सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो विकल्प बी, यह तार्किक है या सही है। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हॉकबेन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक पियर्स? तो विकल्प डी सही है, बेंजामिन पेरिक पियर्स का कथन है ये। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों में सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को दृष्टिकोण बन जाता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। प्रयोग सभी, तो प्रयोग सभी सही है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही है, ए व बी दोनों। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है या अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन? तो संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के अर्थ को समझना या अवबोधन के अंतर्गत आएगा। विकल्प डी सही है। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। विकल्प डी सही है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है ड्यूट, बेकन, डटन या प्लेटो? तो यह कथन है डटन का। विकल्प सी सही है। व्यावहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरण को हल करना या बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यावहारिक गणित का भाग है विकल्प डी, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का है। समाज, समूह, विज्ञान या प्रयोग? तो गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। विकल्प सी सही है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या ये सभी? तो विकल्प डी ये सभी सही है। वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या ये सभी? तो विकल्प बी शैक्षणिक उद्देश्य सही है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? बेकन, डटन, हॉकबेन या लोके? तो यह कथन है हॉकबेन का कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक या सामाजिक? तो मानसिक। विकल्प सी सही है। मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग है किफायती, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या सामाजिक? तो मनोवैज्ञानिक। साधारणतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो विकल्प ए, गणित को सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो, रिस्क,
स्प्लेट या हर्बर्ट। तो यह कथन है प्लेटो का। विकल्प ए सही है। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षक में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए? विकल्प डी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। यह महत्व नहीं है, तब विकल्प डी सही है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों की संपत्ति की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था या विभाजनात्मक अवस्था। तो यह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प ए सही है। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का या राधाकृष्णन का। तो यह दृष्टिकोण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। विकल्प सी सही है। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए: व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो विकल्प डी सही है। NCF 2005 मानता है कि गणित सूचना एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप। तो विकल्प बी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। विकल्प बी सही है। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट या संख्या चार्ट। ऑप्शन बी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड ये सही है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया, दस्त स्थानिक संगठन में समर्थता, पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया। तो विकल्प बी क्योंकि परिकलन गणना में समस्या हो रही है तो गणितीय अक्षमता है डिस्कैल्कुलिया। विकल्प बी सही है। योग और विकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है मतलब जोड़ना और घटाना पे आधारित। तो सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में सवाल का समाधान एवं प्रस्तुतिकरण। तो विकल्प डी सही है। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का। तो विकल्प ए सही है। मनोरंजन एवं खेल संबंधी पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत
निम्न में से किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है निगमन विधि में। विकल्प बी सही है, निगमन विधि। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में नियम से सूत्र की उदाहरण की ओर जाते हैं, तो इसमें सूत्र का सहारा लिया जाता है। गणित शिक्षण में क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका किस विधि या उपागम को दर्शाता है? तो यह निगमन विधि को दर्शाता है, क्योंकि इसमें सूत्र पहले ही बता दिया जा रहा है। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सवाल कुछ सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तथा इसमें सूत्र स्थापित करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी सही है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी या सिगमंड फ्रायर। तो खेल विधि के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। तो व्याख्यान विधि है जो वो शिक्षक केंद्रित है, अतः विकल्प ए सही होगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि और प्रयोगशाला विधि ये बालक केंद्रित होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का कार्य जटिल शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस प्रणाली में निपुणता पर बल दिया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षण कौशलों में वृद्धि के लिए पृष्ठपोषण का कोई स्थान नहीं होता। तो विकल्प डी है वो गलत है, अतः ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यालयों में जाकर वास्तविक अध्यापन करवाना होता है। इसमें शिक्षण में निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने पर बल रहता है। इसमें छात्राध्यापक के अध्यापन में प्रतिपुष्टि द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। तो विकल्प बी है वो इसका अर्थ नहीं है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को विद्यालयों में जाकर वास्तविक अध्ययन करवाना होता है, ये जरूरी नहीं है। इसमें जो होता है सूक्ष्म शिक्षण में कि जो छात्राध्यापक होते हैं वही छात्र का रोल प्ले करते हैं, और एक छात्राध्यापक पढ़ाता है और अन्य छात्राध्यापक उस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ, नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों कुछ कह नहीं सकते। तो विकल्प सी अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों सही है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब हुआ? अमेरिका में 1961 में, ब्रिटेन में 1959 में, फ्रांस में 1972 में या इटली में 1955 में। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास हुआ 1961 में अमेरिका में। विकल्प ए सही है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 45 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित रहता है। तो बेसिकली 5 से 10 मिनट का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी गई है? 30 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट या 15 मिनट। तो 45 मिनट जो है वो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की
अवधि मानी जाती है। भारतीय NCERT उपागम के अनुसार 36 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। तत्कालिक प्रतिपुष्टि पुनः पाठ नियोजन का अवसर, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो विकल्प डी है वो हमारा आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण का दोष है वास्तविक कक्षा कक्ष परिस्थितियों में सफल नहीं, पर्यवेक्षण का अभाव पाया जाता है, प्रतिपुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं, शिक्षण अवधि का ज़्यादा होना। तो विकल्प सी है जो कि प्रतिपुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है या सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। समस्या हमारी है और हल भी हमारा है। समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है कि समस्या हमारी है और हल भी हमारा है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। तो क्रियात्मक शोध की विशेषता है कि इसमें समस्याएं जो होती हैं वो अनुभवजन्य होती हैं। विकल्प डी सही है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो क्रियात्मक शोध का संपादन 8 चरणों में होता है। विकल्प डी सही है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रवृत्ति, गुणवत्ता, समय और मूल्यांकन। तो प्रवृत्ति नहीं आता है। विकल्प ए सही है। क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या परिकल्पना? तो प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। विकल्प डी सही है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि या जनसमूह? तो उसे कहते हैं समष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या अवलोकन? तो प्रत्यक्षण है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प सी सही है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं SN स्टीवेंस, स्टीफन M कोरे, CC हेल्म, स्टोडर, ब्रैडफील्ड? तो स्टीफन M कोरे हैं क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। विकल्प बी सही है। अभिकमित, अधिगम या अनुदेशन के जन्मदाता माने जाते BF स्किनर, स्मिथ एवं स्मिथ, सुसन, मार्कले, एलन या रायन? तो अभिकमित, अधिगम के जन्मदाता BF स्किनर माने जाते हैं। विकल्प ई सही है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, तुरंत जांच या पृष्ठपोषण का सिद्धांत? तो विकल्प सी है जो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत या स्किनर के अभिक्रम का नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन है कठोर शिल्प, मृदुल शिल्प या प्रणाली उपागम या प्रयोग सभी? तो अभिक्रमित अनुदेशन एक मृदुल शिल्प है। ऑप्शन बी सही है। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका मापन भी किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? BF स्किनर, सुसन मार्कल, सिडनी एल प्रेसी या क्राउडर? तो यह परिभाषा है सुसन मार्कल की। अभिक्रमित, अधिगम या अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या कितनी है? तो अभिक्रमित, अधिगम या अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या है 5। विकल्प सी सही है। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में
विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? मैथिस, GOM लीथ, मार्कल या प्लेटो? तो मार्कल को जाता है अभिकमित अनुदेशन को वर्तमान में विकसित करने का श्रेय। अभिकमित अनुदेशन किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? संस्थापित, अनुकूलित, अनुक्रिया, संबंधवाद, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या हल का पुनर्बलन? तो अभिकमित अनुदेशन सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प सी सही है। शिक्षक अपनी कक्षा में विषय वस्तु के बेहतर शिक्षण के लिए जो योजना बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन, पाठ योजना, शिक्षण योजना या शिक्षण नीति? तो उसे कहते हैं पाठ योजना। विकल्प बी सही है। पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बीच में जो भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। यह परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट, सिम्पसन, हर्बर्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह परिभाषा है सिम्पसन की। पाठ योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का ध्यान, विषय का ज्ञान होना चाहिए, पाठ योजना कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी विकल्प डी सही है। पाठ योजना के संबंध में असत्य कथन है। पाठ योजना के सभी तत्वों का विवेचन करना, कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं, सहायक सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना, पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण के समय विस्मृति की संभावना अधिक रहती है। उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विकल्प सी है जो वो असत्य है कि पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण के समय विस्मृति की संभावना अधिक रहती है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना क्यों आवश्यक है? अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक व मित्र का कार्य करती है। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन एवं प्रयोग के अवसर देती है। चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए आवश्यक है। उपयुक्त सभी? तो विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। प्रभावी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है। पाठ्य योजना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है। पाठ्य योजना विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। तो विकल्प सी है जो विशेषता नहीं है कि पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है। तो विकल्प सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 62 क्वेश्चन। पाठ्य योजना में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है, उन्हें कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न? तो उन्हें कहते हैं बोध प्रश्न। इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, प्रोफेसर उदयशंकर, जॉन ड्यूवी या मॉरिसन? तो इकाई शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया था। विकल्प ए सही है। इकाई शब्द का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया? डेलाई, ड्यूवी, थॉमस एस रिस्क या हर्बर्ट? तो इकाई शब्द का सर्वप्रथम विश्लेषण थॉमस एस रिस्क ने किया था। विकल्प सी सही है। दैनिक पाठ्य योजना का सिद्धांत कौन सा है? स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था एवं प्रयोग का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो दैनिक पाठ्य योजना का सिद्धांत उपयुक्त सभी हैं। विकल्प डी सही है। दैनिक पाठ्य योजना के सिद्धांत का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण के सिद्धांत का निर्माण सर्वप्रथम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया। विकल्प बी सही है। अर्धवार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई इकाई है। आवश्यकता पर आधारित इकाई, अनुभव पर आधारित इकाई, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो अर्धवार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई इकाई को आवश्यकता पर आधारित इकाई कहते हैं। विकल्प ए सही है। प्रत्येक दैनिक पाठ्य योजना की समाप्ति के बाद
लपटे फलक के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वह कहलाता है पाठांतरगत मूल्यांकन, पाठोपरांत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो विकल्प ए पाठांतरगत मूल्यांकन सही है। एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यचर्या संगठन है। क्षैतिज, लंबवत, तार्किक या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए क्षैतिज सही है। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय के विषयों की रूपरेखा कहलाती है कार्यक्रम, सिलेबस, पाठ्योजना या कोर्स। तो सिलेबस कहलाती है। विकल्प बी सही है। पाठ्यचर्या प्रस्तुत निर्देशात्मक सामग्री किसके द्वारा बताई गई है? एलिजॉल, मैकिसो, जैक केर, डब्ल्यू टेलर या स्मिथ। दो स्मिथ के द्वारा। विकल्प डी सही है। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियाँ या समाज। तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा पाठ्यचर्या है। विकल्प ए सही है। पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है एक स्कूल, शिक्षक, छात्र या माता पिता। तो पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन शिक्षक प्रदान करता है। तो विकल्प बी सही है। निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? संकटपूर्ण, क्रिएटिव या रूढ़वादी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पाठ्यचर्या की प्रकृति हैं। विकल्प डी सही है। पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करना है शिक्षा, उद्देश्य, मान एवं नौकरी। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य का महत्वपूर्ण कारक उद्देश्य को प्राप्त करना है। विकल्प बी सही है। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है मानसिक, बौद्धिक, भाषा का विकास या ये सभी। तो ये सभी प्रकार के विकास होते हैं। विकल्प डी सही है। गणित किट का उपकरण है डेमिनोज, बीकर, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो गणित किट का उपकरण है डेमिनोज। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टोलॉजी की या हर्बर्ट स्पेंसर की। तो यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। निम्नलिखित में से सभ्य दस्त सामग्री नहीं है फर्नीचर, चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो फर्नीचर है वो सभ्य दस्त सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्य दस्त सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। तो विकल्प बी विषय वस्तु की प्रकृति सही है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही है। फ्रेनर बोर्ड किस प्रकार का TLM है? दृश्य, शब्द, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक। तो फ्लेनल बोर्ड एक दृश्य उपकरण है। कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? कंकड़, पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो मानचित्र प्रकृति प्रदत्त नहीं है। विकल्प बी सही है। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? छात्र का, शिक्षक का, शिक्षक तथा छात्र दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में छात्र तथा शिक्षक दोनों का मूल्यांकन होता है। विकल्प सी सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित, व्यापक, सूक्ष्म या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। विकल्प बी सही है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार हैं 2, 4, 5 या 8। तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार 2 होते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव।
परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार माने गए हैं प्रमुख। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन होते हैं मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी सही है। गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी सही है। साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली ये गुणात्मक मूल्यांकन है। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? चयनात्मक, निर्णयात्मक, व्यवहारात्मक या विवेचनात्मक। तो मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 8। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 8। तो 4 प्रकार के होते हैं। विकल्प सी। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है संकीर्ण, व्यापक, सूक्ष्म या इनमें से कोई नहीं। तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। विकल्प बी सही है। किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है? फ्रॉवेल, डी.बी., डॉक्टर पटेल या स्टीवेंस। तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। आप किस विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं? आप कक्षा 8 के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या ग्रेडिंग व्यवस्था। तो वर्तमान जो शिक्षा नीति है 2020 उसमें क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग प्रणाली की बात कही गई है। तो उसी के आधार पर इसको लगाएंगे ग्रेडिंग व्यवस्था। ऑप्शन डी सही है क्योंकि इसमें छात्रों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त तकनीक नहीं है। रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधात्मक परीक्षा, रूप आत्मा परीक्षा। तो गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त तकनीक निबंधात्मक परीक्षा नहीं है। तो विकल्प सी है जो वो सही है। एक गणित शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। विकल्प ए सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सतत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र केवल। तो विकल्प सी सही है। मूल्यांकन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बच्चे के व्यक्ति कौशलों की अभिवृद्धि एवं अभिप्रेरणा का विकास, बच्चे के ज्ञान, आचरण एवं प्रगति में होने वाले परिवर्तन, अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग एवं व्यवहार में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। विकल्प डी सही है। मूल्यांकन के उपकरण है मौखिक प्रश्न, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी उपरोक्त सभी सही है। उत्तम मूल्यांकन के गुण हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है। विकल्प डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गणित शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का स्तर या यह सभी। तो विकल्प डी या सभी सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी उपरोक्त सभी सही है। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए वार्षिक परीक्षा पर, आंशिक एवं बाहरी दोनों परीक्षा पर, आंतरिक परीक्षा पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन
आंशिक एवं बाहरी दोनों परीक्षा पर आधारित होना चाहिए। विकल्प बी सही है। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह रचनात्मक मूल्यांकन है या संकलनात्मक मूल्यांकन है? वर्ष में एक ही बार होता है या वर्ष पर्यंत चलता रहता है? तो विकल्प सी है जो वो गलत है कि यह वर्ष में एक बार होता है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालक की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना, बालक की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या दूर करना, समस्याओं का प्रयोग करना। तो विकल्प ए सही है, बालक की त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए? तो ये किया जाता है कमजोरी का पता लगाने के लिए और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है कमजोरियों को दूर करने के लिए। अतः इसका उद्देश्य है कमजोरी को दूर करना। विकल्प सी। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना या गृह कार्य करना। तो विकल्प बी सही है, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य करना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य वस्तु को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। उपयुक्त कथन किसका है? बाइनिंग एवं बाइनिंग, हर्ल आर डगलस, हॉल क्वेस्ट या क्रो एंड क्रो। तो यह कथन है हार्ल आर डगलस का। विकल्प बी सही है। थैंक यू।